नमस्ते। हम सब भारत के उस स्वर्णिम इतिहास से परिचित हैं जब नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे अनेकों विश्वविद्यालय और लाखों गुरुकुल हमारे देश में फंक्शनल था। उस समय पूरा विश्व हमारे देश को द गोल्डन बर्ड के नाम से जानता था। पूरे विश्व से प्रतिभाशाली छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। उसी गौरवशाली इतिहास की एनर्जी है कि हम फिर से ये स्वप्न और ये विज़न देखते हैं कि भारत फिर एक विश्व गुरु बन सकता है। 2020 में जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों के समक्ष रखा गया है वो उसी विज़न से रखा गया है। और इस पे चर्चा करने के लिए, इसको जरा सामान्य भाषा में समझाने के लिए मैं चंचल मालवीय आप सबका स्वागत करता हूं। हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशन में समझेंगे। ये जो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ उसके इंट्रोडक्टरी सेक्शन के पर है। उन्होंने टोटल 26 सेक्शंस बनाए हैं, जिसमें से जो 0th सेक्शन है वो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। इस सेक्शन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन, विजन और प्रिंसिपल्स को आपके सामने रखा गया है। ये सेक्शन पूरे एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमें पूरे एजुकेशन पॉलिसी की एक रूपरेखा हमारे आगे रखती है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे आगे रखती है। उसी के आधार पे हम एजुकेशन पॉलिसी की विस्तार में जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको इस स्लाइड में लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं। जो पहली बात रखी गई है वो ये है कि डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग्स। आज की जो एजुकेशन की शिक्षा की जो व्यवस्था है, जिससे डिजेनरेशंस हुए हैं, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज की नितांत कमी आई है, जिसमें स्किल्स, इनोवेशंस, लीडरशिप, इन सब के ऊपर ध्यान नहीं रखा गया, और जिस एजुकेशन सिस्टम को हम मकाउले एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसमें गुड ह्यूमन वैल्यू, गुड ह्यूमन बीइंग की कोई कल्पना नजर नहीं आती है। इसीलिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है गुड ह्यूमन बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, बेसिकली ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स हैं इसको इंगित करता है। यानी एक स्टूडेंट एक या कई सब्जेक्ट्स पढ़ सकेगा, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट कर सकेगा। ऐसा वो स्कूल से लेकर के कॉलेज के समय तक कर सकेगा। और तीसरा पॉइंट जो है वो लर्निंग मैकेनिज्म के ऊपर में है, कि जो रॉट लर्निंग होती थी, रॉट मेमोराइजेशन का काम होता था, उसके ऊपर रोक लाने का प्रयास किया जाएगा और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान लाया जाएगा। क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान लाया जाएगा। क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग यानी जहां लॉजिकल थिंकिंग हो सके, इनोवेशंस हो सके, ऐसे थिंकिंग की तरफ बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। एथिक्स, ह्यूमन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। और लाइफ स्किल्स ये डेवलप करने का प्रयास किया जाए। हम सब इस बात से परिचित हैं कि ये थर्ड पॉइंट हमारे स्कूल्स से कंप्लीटली मिसिंग सा हो गया है आज
के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो। फोर्थ पॉइंट, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेक्स्ट, इक्विटी एंड इंक्लूजन पे चर्चा कर रहा है। जो लोकलाइज्ड वर्जन ऑफ एजुकेशन है, ऐसे बहुत सारे वोकेशनल स्किल्स हैं, आर्ट है, क्राफ्ट्स है और ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जिस पे बहुत सारे वोकेशन एग्जिस्ट करते हैं, कैरियर एग्जिस्ट करते हैं, स्मॉल स्केल ही सही, इंडिविजुअलाइज्ड ही सही, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। इसको शिक्षा में प्रवेश करने का प्रयास वो किया जाए, ऐसे प्रिंसिपल्स की कल्पना है। टीचर्स, फैकल्टी हैज टू बी द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। अभी तक हम स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम में हमारे जो टीचर्स हैं इसको बहुत ज़्यादा डिवैल्यू कर चुके हैं। उनकी कोई सोशल पोजीशनिंग नहीं है, सोशल रेस्पेक्ट नहीं है, उनकी इनोवेशन और फ्रीडम नहीं है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स पे विशेष, टीचर डेवलपमेंट पे विशेष तरीके से ध्यान दिया जाएगा। और जो आखिरी प्रिंसिपल है वो लाइट बट टाइट, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसका अर्थ है कि स्कूल्स और कॉलेजेस की इंटीग्रिटी को बनाने के लिए उसको ऑटोनॉमी दिया जाएगा, वो इंडिपेंडेंटली भी फंक्शन कर सके, इनोवेशंस कर सके, इसका प्रावधान रहेगा। और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ वो रेगुलेशंस को भी फॉलो कर सके, रेगुलेटरी बॉडीज के साथ चल सके, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। जो विजन रखा गया वो 3 क्लियर पॉइंट्स में रखे गए हैं। वो पहला, ग्लोबल बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। वैसे पूरे एजुकेशन पॉलिसी में एग्जैक्ट सिस्टम क्या होगा इस पे चर्चा नहीं है, परंतु सिस्टम की क्लैरिटी कुछ इस तरह की बातों से आती है जहां पर लर्निंग और टीचिंग को डिफाइन किया गया है। यानी जो अभी तक टेक्स्ट बुक आधारित लर्निंग चल रहा था, टाइम टेबल होते थे, पीरियड्स होते थे, टीचर्स आते हैं और जाते हैं, और एक फिक्स्ड कंटेंट के आधार पे पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उससे स्कूल्स और कॉलेजेस को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा विजन है। कंटेंट के ऊपर में हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा कि कंटेंट बहुत है इंटरनेट के माध्यम से, परंतु एजुकेशन सिस्टम क्या हो, वो ग्लोबली बेस्ट कैसे हो, इसका विजन जो है वो रखा गया है। दूसरा जो विजन का पॉइंट है वो है कि रूटेड इन इंडियन इथोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बार बार पूरे एजुकेशन पॉलिसी में चर्चा की गई है कि कैसे हमारे जो नॉलेज सिस्टम्स और ट्रेडिशंस, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रकृति का आधार रहा है, उसमें हम अपने एजुकेशन सिस्टम की जड़ों को कैसे स्थापित कर सकें। और तीसरा, जिन प्रिंसिपल्स की हमने चर्चा की वो बहुत एक्सप्रेसिव तरीके से, खुले तरीके से शिक्षा व्यवस्था में कैसे व्याप्त हो, ये 3 पॉइंट्स के आधार पे एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन्स रखे गए हैं। मैं आपको एजुकेशन पॉलिसी को एक कंसाइज तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन सेक्शन में 4 पॉइंट पे विशेष तरीके से चर्चा हुई है। एक, पेडागोगी, जिसको हिंदी में हम पद्धति कहते हैं, कि पेडागोगी बेस्ड शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, जिसको हमने विजन में सिस्टम कहा है, एक ग्लोबल एक्सेलिंग सिस्टम, ऐसी पद्धति कैसे हो, उस पे चर्चा है। और उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि व्हाट टू लर्न से आगे आकर हाउ टू लर्न पे हम फोकस करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बात को विशेष तरीके से इंगित किया कि व्हाट टू लर्न यानी कंटेंट ऑफ लर्निंग
इसकी बहुत अवेलेबिलिटी है, इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, अलग अलग सर्च इंजन के माध्यम से। व्हाट टू लर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है हाउ टू लर्न, यानी पद्धति क्या हो, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रोडक्शन में वो है करिकुलम। करिकुलम में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। प्रिंसिपल्स में भी मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबिलिटी का फाउंडेशन रखा गया है करिकुलम के लिए। तीसरा, एजुकेशन, शिक्षा का पर्पस क्या हो, शिक्षा व्यवस्था क्या हो, सिस्टम क्या हो। और चौथा, शिक्षक यानी टीचर्स, उनकी क्वालिटी को हम कैसे इंप्रूव करें और ग्लोबली एक्सेलिंग लीडरशिप उनके अंदर हम कैसे डेवलप करें। इन 4 मूल बातों पे एजुकेशन पॉलिसी को की इंट्रोडक्टरी पार्ट को रखा गया है। हमें जो एक बात फिर यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन्होंने बहुत स्पेसिफिक तरीके से भारतीय संस्कृति को आधार बनाने के ऊपर बार बार जोर दिया है। जो सेंटेंस मेंशन्ड है वो इस प्रकार है कि एबव एलिमेंट्स मस्ट ऑफ कोर्स बी इनकॉर्पोरेटेड इन एन इंडियन मैनर एंड स्टाइल, यानी भारतीय पद्धति, भारतीय संस्कृति के आधार पे शिक्षा पद्धति, करिकुलम, टीचर डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन सब की रूपरेखा भारतीय जड़ों में हो, इसके ऊपर विशेष तरीके से जोर जो है वो दिया गया है। हम इंट्रोडक्शन को की जर्नी में एक और काम करेंगे इस प्रेजेंटेशन में, और वो है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति में गुरुकुल हुआ करते थे, उस गुरुकुल की रूपरेखा और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो रूपरेखा है, इन दोनों का तालमेल कैसा है। यहां हम आपको एक बात और बता दें कि पिछले दशक में हमने जो ऑल ऑड कंडीशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक गुरुकुल पद्धति को इंप्लीमेंट करने की विजन देखी थी, और उसके आधार पे हमने जिस गुरुकुल मॉडल को डिवाइस किया था, आने वाले कई प्रेजेंटेशंस में हम उसकी एक पैरेलल चर्चा भी करेंगे। यहां पर आपके सिर्फ संज्ञान में लाया है कि हमने जो हमारी जो पुरानी जो प्रूवन गुरुकुल पद्धति है उसका नया मॉडल क्या हो, इस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिसकी डिटेल्स हम आने वाले दूसरे प्रेजेंटेशंस में करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम गुरुकुल पद्धति और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो पद्धति है इसकी एक पैरेलल चर्चा हम आगे करते हुए निकलेंगे। गुरुकुल पद्धति में भी करिकुलम पे, एजुकेशन के क्वालिटेटिव गोल्स पे और टीचर्स पे, इन सब पे विशेष तरीके से ध्यान दिया जाता था। हम सब इस बात से परिचित हैं कि टीचर्स के बारे में तो ये कहा जाता था कि टीचर्स आर ग्रेटर देन गॉड। ये हमारे गुरुकुल के नए मॉडल में भी हमने इस स्लोगन को रखा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु के ऊपर गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, और गुरु के ऊपर में कई सारे जो कहावतें हैं, जैसे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, ऐसी जो कहावतें हैं जिसमें कि गुरु को ईश्वर से भी आगे स्थान दिया गया है। ऐसे गुरुकुल और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन दोनों का समावेश यदि हो रहा हो तो जिन बातों को, जिन प्रिंसिपल्स और विजन को यहां रखा गया है, उससे विश्व गुरु की जर्नी निश्चित तय होगी। हाउ टू लर्न की रूपरेखा जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से डिराइव की, उनके इंट्रोडक्टरी सेक्शन से, वो इस प्रकार है कि हाउ टू लर्न में कंटेंट लेस हो। बहुत ज्यादा किताबों का बोझ बच्चों पे डालने की आवश्यकता नहीं हो। स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को कहा था कि यदि एक व्यक्ति
5 या 10 किताब को बहुत गहराई से पढ़े और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले, अपने जीवन का चरित्र बना ले, तो व्यक्ति उस व्यक्ति से ज़्यादा जान जाएगा जो पूरे का पूरा लाइब्रेरी याद कर गया हो। यानी कंटेंट कम हो परंतु क्रिटिकल थिंकिंग हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, डीप थिंकिंग हो, इनोवेशंस हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज हो। ज्ञान हमें उस दिशा में लेकर के जाए जहां क्रिएटिविटी जो है उसका आधार बने। ज्ञान मल्टीडिसिप्लिनरी हो, हम एक ही दृष्टि से दुनिया को देखें ऐसा नहीं, हम उसे एक होलिस्टिक अप्रोच में देख सकें, समस्याओं को, दुनिया को, जीवन को। हम इनोवेट कर सकें, अडेप्ट कर सकें, एब्जॉर्व कर सकें डिफरेंट कंडीशंस को, डिफरेंट सिचुएशंस को, और उसमें सर्वाइव कर सकें और सक्सेसफुली एक जीवन जी सकें। ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विजन है। और इसी विजन के गुरुकुल की एक पैरेलल व्यवस्था थी। हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन गुरुकुल की एक फाउंडेशनल स्किल थी। इसे स्किल की कैटेगरी में डालना पड़ेगा, क्योंकि हम आप आज मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, हमारा चित्त स्थिर नहीं रह पाता है। लेकिन मेडिटेशन किसी एक कंटेंट के ऊपर स्थिर होकर के डीप जाने की प्रक्रिया है। जो लेस कंटेंट और क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मेडिटेशन रहा है गुरुकुल में। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज के लिए हमारे जो नैसर्गिक गुण हैं, हमारे जो ओरिजिनल स्किल्स हैं, जो लेटेंट टैलेंट्स हैं, वो गुरु के संसर्ग में उनके साथ काम करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते थे। जिस मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं हम करिकुलम का, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत रूपरेखा तो आज भी हमारे हाथ में पुराण के रूप में अवेलेबल है। आप कोई भी पुराण उठाएं, उसमें अध्यात्म है, उसमें भूगोल है, उसमें विज्ञान है, उसमें सामाजिक दर्शन है, उसमें साइकोलॉजी है, उसमें फिक्शनल स्टोरीज भी हैं, उसमें इतिहास भी है। आप पुराण की रूपरेखा देखेंगे तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा हुआ एक पुस्तक है। उसमें स्टूडेंट्स की इंक्विसिटिवनेस बढ़ाने के लिए क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट्स भी हैं, बहुत कुछ है उसमें, लिटरेचर भी है। तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारे पास कि किस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज को हम स्कूल्स में डेवलप कर सकते हैं। और फाइनली इनोवेट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, हमें अलग अलग सिचुएशंस में फिट करने के लिए हमारे स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, ये फाउंडेशन हुआ करता था गुरुकुल में। तो एनईपी का जो विजन है और गुरुकुल का जो कल्चर था, इन दोनों में यहां पर हाउ टू लर्न के कॉन्टेक्स्ट में एक सामंजस्य होता हुआ दिख रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पेडागोगी शब्द का प्रयोग बार बार आया है। पद्धति के पूरे डिटेल्स की चर्चा तो नहीं हुई है, परंतु जिन टर्म्स की चर्चा हुई है वो हमने आपके लिए इस तरीके से लिखा है कि पद्धति एक्सपीरियंशियल हो, यानी हम जीवन से सीख सकें ऐसी पद्धति हो, होलिस्टिक हो, उसमें समग्रता हो, संपूर्णता हो, सर्वांगीण हो, इंटीग्रेटेड हो और डिस्कवरी ओरिएंटेड हो। यानी जो बच्चों में जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल थिंकिंग है, उसको बढ़ावा मिल सके, उसको फ्रीडम मिल सके, एक व्यक्ति की इंटीग्रिटी वो बनी रहे, लर्नर सेंटर्ड हो, लर्निंग
और लर्नर, इन दोनों की व्याख्या भी की भी क्लैरिटी हो, इसकी चर्चा है। डिस्कशन बेस्ड हो, डिबेट्स हो और फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल पे हम चर्चा कर चुके हैं प्रिंसिपल्स में। और अंत में है कि फुलफिलिंग हो, एंजॉयबल हो, यानी हमारे इंटरेस्ट को, हमारे प्रकृति को, बच्चों के स्वभाव को वो फिट हो, उन्हें वो शिक्षा को, स्टडी को, लर्निंग को एंजॉय करें, वो पद्धति ऐसी हो। तो पद्धति के प्रिंसिपल्स बेसिकली जो है वो रखे गए हैं। अब इसी की हम गुरुकुल व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। गुरुकुल में जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसकी एक व्यापक अंडरस्टैंडिंग थी। एक्सपीरियंशियल यानी सिर्फ मेरे जीवन का जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं वो नहीं है। मेरे माता पिता ने जो अनुभव किया है, मेरे शिक्षक ने जो अनुभव किया है, वो भी मेरे जीवन का एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही है। हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने जो अनुभव किया है वो भी हमारे जीवन का एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जिसको हम विजडम के नाम से कभी कभी बोलते हैं, विवेक के नाम से जानते हैं। इतिहास है, नीति है, न्याय है, ये सब हमारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट गुरुकुल में हुआ करता था। और जहां होलिस्टिक की बात हम करते हैं तो हम लोगों के गुरुकुल की जो मानव डेफिनेशन, ह्यूमन डेफिनेशन ही जो है वही एक होलिस्टिक अप्रोच और फिटमेंट देता है। हमने कभी खुद को सोशल एनिमल नहीं कहा। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के बियॉन्ड ह्यूमन किंगडम की रूपरेखा जो है वो हमारे गुरुकुल सिस्टम में है, जो पूरे प्रकृति और पूरे सृष्टि के प्रति एक जिम्मेदार किंगडम है। और जो हमारे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल सिस्टम थे, वो हमारे इंटीग्रेशन और डाइवर्सिटी, यूनिटी ओवर डाइवर्सिटी और हमारी खुद की इंटीग्रिटी, इन सबको बनाए रखने में बहुत सहायक था। डिस्कशन बेस्ड था, डिबेट्स थे। हम सब जानते हैं कि शास्त्रार्थ हुआ करता था, क्वेश्चन आंसर, लॉजिक, काउंटर लॉजिक, ये सब थे। गीता में जब सूत्र आता है तो परिप्रश्नेन कहा ही जाता है कि प्रश्न ही ज्ञान का आधार है। और फुलफिलिंग के लिए अनेकों प्रावधान थे, जिसका एक प्रावधान श्रद्धा भी था। तो गुरुकुल की जो रूपरेखा है, पद्धति जो है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जिस पेडागोगी की बात की गई है उसके साथ भी पूर्ण सामंजस्य जो है वो रखता हुआ नजर आता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो करिकुलम के जो विजन है या प्रिंसिपल्स हैं, वे कि वाइड रेंज ऑफ करिकुलम के ऊपर में चर्चा की गई है, जिस यहां तक कि 64 कलाओं की भी चर्चा है। साइंस को भी एक कला के रूप में देखने का प्रयास है। आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ह्यूमैनिटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर, कल्चर एंड वैल्यूज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, इस तरह के अनेकों सब्जेक्ट्स को विस्तारित तरीके से लिस्ट किया गया है। और मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखने का जो प्रावधान है, वो बच्चों के प्रकृति, उनकी लेटेंट टैलेंट और उनके इंटरेस्ट, इन सब का ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को एंजॉयबल बनाने के लिए करिकुलम का एक पद्धति के आधार पर रूपरेखा रखने का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विजन है। हमारे गुरुकुल में अनेकों सब्जेक्ट्स इसी प्रकार के होते थे। हम सब इस बात से परिचित हैं कि नालंदा में कई महीनों तक पुस्तक जलते रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरह के स्टडीज होते थे। आज भी हमारे पास बहुत सारे एडवांस्ड साइंसेस
और स्पिरिचुअल साइंसेस, इनके स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। गुरुकुल हमेशा लोकलाइज्ड हुआ करता था, जिससे लोकल लेवल पे एक सामाजिक रचना में स्टूडेंट्स को फिट करने के आधार पे जो स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स की डेवलपमेंट की आवश्यकता थी, ऐसे करिकुलम का इंक्लूजन हुआ करता था गुरुकुल में। हमारे जो स्कल्पचर्स हैं वो इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि बहुत तरह के क्राफ्ट्स और स्किल्स जो है वो समाज में डेवलप था। ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, लिटरेचर के जो सब्जेक्ट हैं, ये सब स्पिरिचुअल एसेंस इसका आधार हुआ करता था। फिटनेस की दृष्टि से आयुर्वेद, योग आज भी हमारे लिए एक अद्वितीय सॉल्यूशन के रूप में नजर आता है। बहुत तरह के जो गेम्स ओरिजिनली होते थे, आज उन्हें फिर रिसर्च करने का प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि वो गेम्स न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मानसिक स्ट्रेंथ के लिए, मोरल मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत यूनिकली डिजाइन थे। तो जो गुरुकुल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे लोकलाइज से लेकर के ग्लोबलाइज्ड एस्पेक्ट पे, उसी तरह के करिकुलम की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो विजन है उसमें भी रखने का प्रावधान जो है वो किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो एजुकेशन के गोल्स और विजन्स, उसमें सर्वप्रथम जो गुड ह्यूमन बीइंग की कल्पना रखी गई है उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर विशेष तरीके से जो है ध्यान दिया गया है। कैसे हमारे बच्चे एथिकल हों, रैशनल हों, अंधविश्वास या कोई उन्हें बहका ले ऐसा ना, वो लॉजिकल हों, रीजनेबल हों, मैच्योर्ड हों अपने थिंकिंग में। ऐसे रैशनैलिटी उनके अंदर कैसे डेवलप किया जाए, उनको प्रिंसिपल ओरिएंटेड कैसे किया जाए, एथिकल कैसे किया जाए, उनके कैरेक्टर में स्ट्रेंथ कैसे लाया जाए, और इस सब के साथ जो मानव की भावनाएं हैं उनको कंपैशनेट कैसे किया जाए, उनको केयरिंग कैसे किया जाए, इस सब की कल्पना रखी गई है। और इस पे विशेष फोकस गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में गुड ह्यूमन बीइंग जो है वो मेजर पार्ट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ स्किल की डेवलपमेंट वो एडवांस्ड स्टेज में कैसे जाए, फ्यूचरिस्टिक विजन के लिए। जिस भारतीय इथोस की बात की गई है वो स्किल्स के साथ साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट को, जो ह्यूमन वैल्यूज की बात है, गुड ह्यूमन बीइंग की बात है, वहां पर मेजर पार्ट से भारतीय इथोस की कल्पना है। और स्किल्स वो जितना मॉडर्न हो सके। तो 3 प्रकार के स्किल्स की बात की गई है। एक है फाउंडेशनल स्किल्स, जिसमें न्यूमेरेसी है, जो सेल्फ स्टडी की एबिलिटीज़ हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं उसकी बात है। फिर कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जिसमें लॉजिकल और क्रिएटिव, क्रिटिकल, इनोवेटिव, इस तरह के जो स्किल्स हैं उसकी डेवलपमेंट हो। और तीसरा इमोशनल स्किल्स, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं। इन तीनों तरह की स्किल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। यहां पर फिर विशेष रूप से इस बात की चर्चा की गई है कि एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ 21st सेंचुरी एजुकेशन while remaining consistent with India's traditions and value systems, यानी कि भारत की जो जीवन पद्धति रही है, इसकी जो संस्कृति रही है, इसके जो मूल्य रहे हैं, उसके साथ सामंजस्य, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये भी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा पद्धति की विशेष जिम्मेदारी होने वाली है। गुरुकुल में हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, हमारे एथिकल फाउंडेशंस के लिए ब्रह्मचर्य का प्रावधान था। अनफॉर्चुनेटली ब्रह्मचर्य शब्द बहुत कमजोर हो गया है और उसका प्रयोग स्कूल्स सिस्टम से कंप्लीटली बाहर हो चुका है। परंतु गुरुकुल में कैरेक्टर बिल्डिंग का आधार ब्रह्मचर्य था।
ब्रह्मचर्य हमारे सेल्फ कंट्रोल से है, हमारे इंद्रियों के संयम से है। और जिस रैशनल और कंपैशनेट होने की बात है, वहां पर जब हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, सेवाभावी होते हैं, जब हम अपने घर में सेवाभावी होते हैं अपने एल्डर्स के प्रति, तो वहां पर ये रैशनल और एथिकल पार्ट जो है वो हमारे अंदर डेवलप होता है। जो यहां तक स्किल्स की बात है, वहां पे हमें स्क्रिप्चर से ये बात समझ में आती है कि तत्परता, इंक्विसिटिवनेस, जिज्ञासा, ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था की फाउंडेशन है, वो हमें रैशनल बनाता है। और जिस कंपैशनेट एंड केयरिंग और अदर ह्यूमन वैल्यूज है, जो एथिकल होने की बात है, वो हमारे धर्म में आधारित था। यानी जो धर्म है, जिसको हम रिलीजन से बिल्कुल कंपेयर ना करें, हम उसे स्पेसिफिकली गुरुकुल के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करें, तो हमारे अंदर क्षमा की भावना, पेशेंस, जो धैर्य है, धीरज और सत्य है, इस तरह के जो अनेकों ह्यूमन वैल्यूज हैं, वही धर्म की रूपरेखा थी। और वो गुरुकुल सिस्टम का आधार हुआ करता था। यानी जो शिक्षा व्यवस्था, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रखने का प्रयास कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था गुरुकुल सिस्टम में हुआ करता था। अंत में हम में से कोई इस बात को डिनाई नहीं करेगा कि आज हमारे देश में शिक्षकों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। उनकी फ्रीडम, उनकी सोशल रेस्पेक्ट, सोशल डिग्निटी, इन सब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। परिणाम स्वरूप हमें अच्छे शिक्षक भी नहीं मिल रहे हैं। शिक्षक के जो पोजीशंस हैं, जो प्रोफेशन है, उस पोजीशन को भी एक रेस्पेक्टेबल दृष्टि से समाज नहीं देख रही। इन सब से समाज को बाहर लाना और एक अच्छी शिक्षकों की व्यवस्था बनाना एक विकराल काम है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस पे विशेष तरीके से ध्यान दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बगैर हम किसी भी विजन की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मानव निर्माण का कार्य शिक्षकों के द्वारा ही होता है। तो पॉलिसी में बहुत स्पष्ट तरीके से रखा गया है कि रीइंस्टेट टीचर्स एट ऑल लेवल्स as most respected and essential member of the society। समाज में उनकी सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, सबसे रेस्पेक्टेबल पोजीशन हो, इसको हमें फिर से स्थापित करना होगा। शिक्षकों को हमें सशक्त करना होगा, एम्पावर करना होगा। उनके जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हैं, जो बेस्ट स्टूडेंट हैं या जो बेस्ट इंडिविजुअल्स हैं, उनके रिक्रूटमेंट हमें शिक्षक के रूप में करनी होगी। और शिक्षकों का जो लाइवलीहुड है वो रिस्पेक्टेबल हो, डिग्निटी से भरा हो और स्वतंत्र हो। ऐसी शिक्षकों की एक दुनिया की कल्पना एनईपी ने की है। गुरुकुल व्यवस्था में आचार्य हों या गुरु हों, उपाध्याय हों या अन्य जो शिक्षकों के डेजिग्नेशंस थे, यह इनकी रेस्पेक्ट ऑल लेवल्स पे थी। यदि एक गुरु या आचार्य राजमहल में प्रवेश कर जाए तो राजा भी अपनी गद्दी से उठ जाया करता था। हम विश्वामित्र का प्रवेश महाराज दशरथ के राज्य की कहानी से परिचित हैं। शिक्षकों को स्वतंत्रता थी कि वो किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को कर पाते थे। हमारे जो पुराने अवशेष मंदिरों के हैं, जो विज्ञान के लिए एक आश्चर्य का रूप लिए आज भी खड़े हैं, ये सब हमारे शिक्षक और शिष्य की गुरुकुल व्यवस्था के आउटपुट्स हैं। और जहां तक शिक्षकों के रेस्पेक्ट की बात है, उनकी आइडेंटिटी की बात है, तो गुरुकुल शब्द ही गुरु के कुल के होने के तात्पर्य को दर्शाता है। शिष्य की पहचान ही गुरु से है, वो पोजीशन है गुरु का। भगवान राम
से लेकर के अर्जुन तक हर कोई जब अपना परिचय देता है तो माता पिता के साथ गुरु का परिचय भी देता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षक एक बहुत ही साधारण लेकिन इंस्पायरिंग लाइफस्टाइल रखा करते थे। ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था की कल्पना एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी की है, परंतु इसका निर्माण, ये सरल काम आज के लाइफस्टाइल में हो पाना इतना आसान नहीं होगा। किंतु हम सब मिलकर इसका प्रयास करें, इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। इसी योजना से हमने इस चर्चा को शुरू की है और एक सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशन आपके आगे हम रखेंगे। धन्यवाद।